कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए भूषण साइंस प्लस को और करें अपने फार्मा एंड नर्सिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके वजह से जो है बहुत सारे डिजीज होता है ना, और हम जो है अनहेल्दी हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फूड और न्यूट्रिशन का जो अमाउंट है ना बॉडी में, उसको जो है ये हैम्पर करता है। तो पहला जो फैक्टर है वो है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। तो इसमें आप क्या समझ रहे हो? सोशियो इकोनॉमिक्स। तो समाज में बहुत टाइप के जो है इंसान रहते हैं। किसी का जो है फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो ज्यादा रहता है, किसी का कम रहता है, तो उसमें जो है बहुत फर्क पड़ता है ना। सोशल इकोनॉमिक, ठीक है। किसका इनकम जो है वो बहुत कम होता है, लोगों का सैनिटेशन जो है वो जो है वेरी करता है, फैमिली साइज जो है वो भी वेरी करता है ना। तो ये जो है डायरेक्टली फूड और न्यूट्रिशन को हैम्पर करते हैं, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमिक में ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि मैंने बोला फैमिली साइज, जिसका बड़ा फैमिली साइज हो, है ना, उतना जो है फूड एंड न्यूट्रिशन का जो है अमाउंट वो हैम्पर होता है। फैमिली साइज बड़ा है तो ये जो फैक्टर है ये फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट करेगा, जिससे कि ज्यादा चांसेस है उस फैमिली में, उस परिवार में ज्यादा बीमारी हो पाए, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हेल्थ के ऊपर, ठीक है। दूसरा है इनकम, ठीक है। इनकम तो आप यहां सोच पा रहे होगे, इमेजिन कर पा रहे होगे, जिसका जितना कम इनकम होता है ना, वो उतना कम जो है न्यूट्रिशन और फूड के ऊपर ध्यान दे पाता है ना, फूड और न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दे पाता है, ठीक है। तो ये जो फैमिली साइज है, इनकम है, या आप बोल सकते हो सैनिटेशन, ये तीनों जो है डायरेक्टली क्वालिटी ऑफ लाइफ को, है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को, जो जीवन शैली है उसको ये क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये फैमिली साइज, इनकम एंड सैनिटेशन जो है ये डायरेक्टली क्वालिटी ऑफ लाइफ को हैम्पर करते हैं। यहाँ जो है जैसे कि ज्यादा चांसेस होता है अनहेल्दी, है ना, अनहेल्दी बॉडी, ठीक है। तो ये होता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। दूसरा है कल्चरल फैक्टर। तो इंडिया में ही देखा जाए तो बहुत सारे कल्चर्स हैं। साउथ में देखोगे तो बहुत सारे डिफरेंट कल्चर हैं। नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, सभी जगह जो है डिफरेंट कल्चर जो है वो चलता है, और उस कल्चर के वजह से जो है फूड और न्यूट्रिशन जो है वो वेरी करता है ना। फूड और न्यूट्रिशन जो है वो वेरी करता है, ठीक है। तो अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो ज्यादा रोटी खाया जाता है, ठीक है। तो मिडिल इंडिया में अगर आओगे तो जो है ज्यादा चावल खाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है कल्चर फैक्टर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड और न्यूट्रिशन के ऊपर।
कल्चर के हिसाब से जो है हम फूड बनाते हैं, रेसिपीज बनाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है फूड और न्यूट्रिशन के ऊपर जो है अपना फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं, है ना, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है कल्चरल फैक्टर। ठीक है, कल्चरल फैक्टर में पहला आ जाता है जैसे कि लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट। लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट, फूड हैबिट, लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट। तो जो फैमिली होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड हैबिट के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर, है ना। और ये जो है, ये जो फूड हैबिट रहता है वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो चलता आ रहा होता है, चलता आ रहा होता है। ठीक है, और उस फूड हैबिट्स के वजह से, है ना, ये फूड हैबिट्स की वजह से जो है क्रोनिक क्रोनिक डिजीज भी होता है, क्रोनिक डिजीज भी होता है, समझ लो, जैसे कि ओबेसिटी, ओबेसिटी मोटापा, है ना, जैसे कि डायबिटीज, डायबिटीज, या बोल सकते हो कार्डियो वास्कुलर डिजीज, है ना, जितने भी हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं फूड हैबिट्स के वजह से भी होते हैं, फूड हैबिट्स के वजह से भी होते हैं। ठीक है, तो इसको काउंटर करने के लिए जो है हमें ठोस कदम उठाना होता है। ठीक है, तो ये नर्सेस को पता रहना चाहिए कि किस कल्चर्स में क्या क्या सारे डिजीज जो है हो सकते हैं, क्या क्या क्रोनिक डिजीज जो है वो हो सकते हैं। तो ये फूड हैबिट के वजह से ये सब हो रहा है ना, फूड हैबिट्स और डाइटरी हैबिट्स के वजह से हो रहा है, क्योंकि जो ये फूड हैबिट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके डिजीज में, वो डिजीज क्रिएट करता है बॉडी पे। ठीक है, तो ये लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट जो है ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है क्रोनिक डिजीज, हेल्दी बॉडी, ये दोनों के ऊपर। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर प्रेग्नेंट जो लेडीज रहते हैं, है ना, उनको पापाया जो है वो खाने के लिए अवॉइड किया जाता है ना, पापाया, पापाया जो है, पापाया खाने के लिए उनको मना किया जाता है, क्योंकि लोगों का ये थिंकिंग है कि पापाया की वजह से जो है एबॉर्शन हो सकता है, पापाया की वजह से एबॉर्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये एक जो है लोगों का, है ना, वो फूड हैबिट होता है, लाइफस्टाइल होता है, लाइफस्टाइल होता है, समझ में आ रहा है, फूड हैबिट या लाइफस्टाइल की वजह से जो है लोगों का दिमाग, थिंकिंग जो है ऐसा रहता है। ठीक है, दूसरे में देखें, बी में देखें, कल्चरल अगर जो फैक्टर है उसमें दूसरा जो फैक्टर है वो है फूड चॉइस, फूड चॉइस, फूड चॉइस। तो सभी लोगों का अलग अलग जो है लाइक्स एंड डिसलाइक होता है फूड के ऊपर, खाने के ऊपर। कोई जो है ज्यादा नमक, तेज नमक जो है पसंद करता है, कोई जो है कम नमक जो है प्रीफर करता है, लाइक करता है, कोई जो है ज्यादा चीनी जो है प्रीफर करता है, लाइक करता है, वैसे ही कोई जो है कम चीनी जो है वो करता है, कोई जो है ज्यादा मीठा खाना पसंद करता है, कोई ज्यादा नमकीन खाना पसंद करता है। तो सबकी जो है अलग चॉइस होता है फूड को लेकर, फूड को लेकर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फूड चॉइस। लाइक्स और डिसलाइक को बोलते हैं फूड चॉइस। ठीक है, और ये फूड चॉइस जो है ये भी डायरेक्टली जो है इफेक्ट करता है फूड और न्यूट्रिशन को, है ना, फूड और न्यूट्रिशन को। ठीक है, तो ये फूड चॉइस भी जो है एक टाइप का फैक्टर होता है, और ये कल्चरल फैक्टर होता है, कल्चरल फैक्टर होता है। ठीक है, टी में देखेंगे, टी में देखेंगे तो होता है कुकिंग प्रैक्टिस, कुकिंग प्रैक्टिस। ठीक है, कुकिंग प्रैक्टिस। तो
खाना बनाना भी वो भी जो है डिफरेंट कंटिनेंट्स में, डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट होता है, वो भी जो है मायने रखता है, वो भी इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं फूड और न्यूट्रिशन के ऊपर, है ना, फूड और न्यूट्रिशन के ऊपर। तो कोई जो है पानी उबाल के जो है, पानी को उबाल के जो है पीता है ना, सब्जी को उबाल के जो है वो खाना बनाते हैं कोई कोई, ठीक है, कोई कोई जो है ज्यादा टाइम तक बॉइलिंग करके खाना बनाते हैं, कोई कोई जो है छिलका उतार के, वेजिटेबल्स का छिलका उतार के जो है पिलअप करके जो है खाना बनाते हैं, कोई कोई बिना छिलके के भी जो है खाना बना लेते हैं, बिना छिलके को निकाले, ठीक है। तो ये जो है कुकिंग प्रैक्टिस है, कुकिंग प्रैक्टिस, और ये भी फूड और न्यूट्रिशन को अफेक्ट करता है ना, फूड और न्यूट्रिशन को जो है ये इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये कुकिंग प्रैक्टिस भी अलग होता है। जैसे मारवाड़ी लोग वो जो है बिना घी के वो पराठा नहीं बनाएंगे, तो उनका वो कुकिंग प्रैक्टिस है, कुकिंग प्रैक्टिस है, ठीक है। बिना घी के वो देसी काओ घी के, है ना, गाय का घी का जो वो है पराठा नहीं बनाएंगे, तो वो भी एक कुकिंग प्रैक्टिस है, समझ रहे हो। और उसी का एग्जांपल फूड चॉइस में दूं तो वो जो है ज्यादा पराठा खाना, घी के पराठा खाना पसंद करते हैं। जैसे पंजाबी लोग वहां जाओगे तो पराठा खाना, मक्खन का पराठा खाना जो है ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये फूड चॉइस होता है, वो फूड चॉइस जो होता है वो घी का पराठा होता है, मारवाड़ी लोगों का भी घी का पराठा होता है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है फूड और न्यूट्रिशन को अफेक्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो डी में आता है कल्चरल फैक्टर्स में, वो होता है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस। रियरिंग का मतलब होता है बच्चों को कैसे पालन पोषण करते हैं, उसके ऊपर भी जो है ये फूड और न्यूट्रिशन का जो है फैक्टर इफेक्ट करता है ना, फैक्टर इफेक्ट करता है। तो रीजन टू रीजन जो है सबका अलग अलग जो है पालन पोषण होता है बच्चों को एजुकेट करने का, बच्चों को एजुकेट करने का, ठीक है। जैसे कि कोलोस्ट्रम, आपने सुना है कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम जो है ये मिल्क होता है ना। बच्चा जब जन्म लेता है तो जब माँ का पहला जो दूध होता है उसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम, ठीक है। तो कोलोस्ट्रम को जो है ये मिल्क को लगातार बच्चे को 6 महीने तक पिलाना है, 6 महीने तक पिलाना है, विदाउट एनी अदर फूड गिवन, कुछ अलग जो है फूड अलाउ उसमें नहीं किया जाता। ओनली हम जो है कोलोस्ट्रम को प्रीफर करते हैं उस बच्चे के लिए, क्योंकि उस कोलोस्ट्रम में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बच्चों के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहां न्यूट्रिशन स्टेटस में जो है चिल्ड्रन का जो न्यूट्रिशन स्टेटस होता है उसमें भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। कहीं कहीं पे जो है इसको मना किया जाता है, कहीं कहीं 2 महीना है, कहीं कहीं 6 महीना करते हैं, कहीं कहीं 2 महीना करते हैं। तो ये भी जो है उस बच्चे के ऊपर जो है न्यूट्रिशन का प्रभाव जो है, और न्यूट्रिशन का जो स्टेटस है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस, ठीक है, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस। तो चलिए बात करते हैं तीसरा फैक्टर जो कि है ट्रेडिशनल फैक्टर, ट्रेडिशनल फैक्टर्स। हमने पढ़ा था सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, हमने पढ़ा था कल्चरल फैक्टर, और तीसरा जो है वो है ट्रेडिशनल फैक्टर्स। तो ट्रेडिशनल के हिसाब से जो है लोग जो है अपना फूड हैबिट को चेंज करते हैं, है ना। तो देखा गया है कि जो कंसेप्ट है हॉट एंड कोल्ड फूड का, हॉट एंड कोल्ड फूड का, जैसे कि बहुत सारे हमारी कंट्री में, हमारे इंडिया में बहुत सारे प्रांत में, है ना, लोकेलिटी में आप बोल सकते हो, जो चिकन है, मीट है, एग है, जागरी है, उनको हीट जनरेट करने वाला फूड बताया गया है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल फूड होता है। तो ये लोगों का ये थिंकिंग है कि मीट, एग, जागरी
है ना, ये सारे जो है हीट जनरेट करने वाला फूड होते हैं, बॉडी में हीट जनरेट करने वाला फूड होता है। मीट, एग, जागरी, ठीक है, जागरी, ये तीनों जो है हॉट फूड की कैटेगरी में आते हैं। ये क्या करते हैं, बॉडी में हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है हॉट एंड कोल्ड फूड का, कोल्ड में जैसे कि आइसक्रीम हो गया, है ना, आइसक्रीम हो गया, तो ये सारे चीजें जो है एक ट्रेडिशनल फैक्टर्स है, ट्रेडिशनल फैक्टर्स, लोग का ये ट्रेडिशन है कि वो जो है ये हॉट जो बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है उस फूड को जो है वो अवॉइड करते हैं। लेकिन देखा जाए तो इसमें आपको रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन मिल जाते हैं, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, एग में, मीट में, तो इसमें जो है आपको प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन इसको अगर लोग अवॉइड करते हैं, खाने में जो है अवॉइड करते हैं, तो उनको प्रोटीन का जो आपूर्ति है ना, वो नहीं मिल सकता। तो ये ट्रेडिशनल फैक्टर्स भी जो है ये फूड और न्यूट्रिशन को अफेक्ट करता है। तो न्यूट्रिशन जो है ये प्रोटीन हमारा एक न्यूट्रिशन है ना, तो यहाँ प्रोटीन की कमी हो सकता है, तो ये ट्रेडिशनल फैक्टर है, ठीक है। चलिए बात करते हैं फोर्थ फैक्टर दैट अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। फोर्थ फैक्टर्स क्या है, वो होता है फूड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फूड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फूड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और ये चौथा जो है फैक्टर है। तो आपको पता है इंडिया में, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में गेहूं की खेती होती है, तो फूड प्रोडक्शन मीन्स जहाँ कल्टीवेशन होता है, खेती की जाती है ना। तो पंजाब में देखोगे तो गेहूं की खेती होता है, बाजरे की खेती होता है, वहाँ रोटी जो है ज्यादा खाते हैं लोग, रोटी जो है ज्यादा खाते हैं। वैसे ही मिडिल इंडिया में देखोगे, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, है ना, तो इसमें जो है धान की खेती की जाती है, तो इसमें जो है ज्यादातर लोग रोटी और चावल को जो है अपना मेन आहार मानते हैं। तो इसमें देखोगे राइस और व्हीट, है ना, राइस और व्हीट, ये रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना, रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ फूड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये भी अफेक्ट करता है फूड एंड न्यूट्रिशन को। तो लोग जो है जहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही चीजें जो है वो खा रहे हैं, है ना, वही चीजें वो खा रहे हैं। जैसे कि पंजाब में बोला गेहूं की खेती होता है, तो वो जो है रोटी प्रीफर करते हैं खाने के लिए। तो ये फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करता है न्यूट्रिशनल स्टेटस को, जो है ये फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से जो है फूड प्रोडक्शन को आज जो है हम इम्प्रूव कर चुके हैं, है ना, ठीक है। और कभी कभी देखेंगे तो अफ्रीका कंट्री में वहाँ खेती नहीं होता, तो वहाँ जो है माल न्यूट्रिशनल बच्चे जो है वो ज्यादा दिखाई देती है। बट इंडिया में देखेंगे तो माल न्यूट्रिशन जो है उतना नहीं है जितना कि अफ्रीका कंट्रीज में है, सूडान हो गया, है ना, तो अफ्रीकन कंट्रीज में माल न्यूट्रिशन देखा जा सकता है। लेकिन फूड प्रोडक्शन हमारे इंडिया में बहुत होता है, इसलिए जो माल न्यूट्रिशन हमारे इंडिया में नहीं दिखा जाता, ठीक है। तो ये एक फैक्टर बन सकता है जो कि अफेक्ट करता है न्यूट्रिशन एंड फूड को, ठीक है। और फिजिकल एक्टिविटीज, इसके अंदर आता है फिजिकल एक्टिविटीज, जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, है ना, जो फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उनको जो है ज्यादा जो है ये राइस और व्हीट की जो है जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये भी एक फिजिकल एक्टिविटीज के वजह से जो है फूड और न्यूट्रिशन लेवल पे
इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये टोटल, ये जो है कार्बोहाइड्रेट से मेन एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और ये एनर्जी जो है सभी काम करने वाले मजदूरों के लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं। तो ये एनर्जी कंजप्शन जो है ना, एनर्जी जो कंजप्शन है ये फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है ना। जो एनर्जी कंजप्शन है ये फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी है ना, ये कहीं ना कहीं एक फैक्टर हो सकता है फूड एंड न्यूट्रिशन का। चलिए बात करते हैं जो फिफ्थ फैक्टर है, वो है एज फैक्टर। फिफ्थ फैक्टर इज एज फैक्टर, है ना, एज फैक्टर। तो ऑब्वियसली जो छोटे बच्चे होते हैं, यंग चिल्ड्रन होते हैं, उनको मोर एनर्जी की जरूरत होता है और प्रोटीन की जरूरत होता है ना। देखा जाए तो यंग चिल्ड्रन, उनको जो है प्रोटीन और एनर्जी दोनों की जरूरत होता है उनके ग्रोथ के लिए। ठीक है, उनके ग्रोथ के लिए, क्योंकि उनको बढ़ना है उनके डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है वो जो है एज के साथ वो डिक्रीज होता जाता है ना। जो हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है वो एज के साथ डिक्रीज होता जाता है ना। छोटे बच्चों में ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, ज्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए रहता है। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो बड़े एज लोगों में जो है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो यंग एडल्ट होते हैं है ना, उनका बासाल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम BMR भी बोलते हैं, वो जो है मेटाबॉलिक रेट मीन्स मेटाबॉलिज्म, है ना। तो मेटाबॉलिज्म जो है लीवर करता है। तो खाना जब अंदर जाता है तो ये क्या हो रहा है, खाने का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, और ये एनर्जी की वजह से हम जो है फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं। ठीक है, तो यंग एडल्ट्स में पाया गया है कि उनका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो जो है डिक्रीज या रिड्यूस होता है जब एज जो है लगातार बढ़ता जाता है। वैसे ही यंग चिल्ड्रन में ये बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो ज्यादा रहता है ना। तो एज डिफरेंस जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट करता है ना, फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, जो सिक्स्थ नंबर जो फैक्टर्स है वो है सेक्स, एज फिर सेक्स। तो आप लोगों को सभी को पता है कि फीमेल एंड मेल में जो है डिफरेंस है एनर्जी रिक्वायरमेंट के ऊपर, है ना। तो सिक्स्थ नंबर जो है वो है फीमेल और मेल, इन दोनों में है ना एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होता है वो अलग होता है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं फीमेल्स में ये 2200 रहता है। फीमेल्स में देखोगे तो 2200 किलो कैलोरी रहता है। ठीक है, वही अगर देखें तो जो एडल्ट में, यहाँ एडल्ट फीमेल एंड मेल्स के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, वैसे ही मेल में देखा जाए तो ये 2500 किलो कैलोरी तक पहुंच जाता है एनर्जी का रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये बहुत जो है डिफरेंस है इन दोनों में। पर डे हमें जो है पर डे 2200 किलो कैलोरी फीमेल में चाहिए रहता है, पर डे 2500 किलो कैलोरी जो है मेल में चाहिए रहता है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है
ये दोनों में डिफरेंस है, और ये डिफरेंस जो है फूड और न्यूट्रिशन को अफेक्ट करता है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं वेट की। वेट, तो वेट भी मैटर करता है। तो फीमेल्स का वेट जो है एज कंपेयर टू मेल कम रहता है। ठीक है, कम रहता है। तो जो वेट होता है बॉडी का, वेट ऑफ बॉडी, ये मेल एंड फीमेल में डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो वेट जिसका ज्यादा होता है उसका टोटल मेटाबॉलिज्म जो है उतना ज्यादा होता है। मींस जो ज्यादा वेट में, उनका जो वेट जो है जब ज्यादा होता है तो मेटाबॉलिज्म भी जो है ज्यादा होता है, उनको एनर्जी भी उतना ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा बॉडी वेट उतना ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसी तरह से उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहां आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है ना, वो बॉडी वेट के हिसाब से होता है। तो जितना ज्यादा बॉडी वेट उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट एनर्जी का, जितना कम बॉडी वेट उतना कम रिक्वायरमेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट का। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे ये 7 ऐसे आपके फैक्टर्स होते हैं जो कि फूड एंड न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं न्यूट्रिशन जो है, इसके कुछ क्लासिफिकेशन। न्यूट्रिशन के कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम जो है इसको 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वर्सेस मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना, माइक्रो वर्सेस मैक्रो। ठीक है, दूसरा है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दूसरा है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, और तीसरा जो न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन है वो है एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिशन, एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिशन। ठीक है, और नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिशन। ठीक है, तो 3 तरीके से हम न्यूट्रिशन का क्लासिफाई कर सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। आप बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स है ना, एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स, नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो एक एक करके चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो माइक्रो एंड मैक्रो, है ना, माइक्रो एंड मैक्रो ये क्या क्या होता है चलिए जानते हैं। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, और ये बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं, बॉडी के ग्रोथ, डेवलपमेंट और रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है, चलिए इनके बारे में डिफरेंस जान लेते हैं, आसानी से हम समझ जाएंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये स्मॉल क्वांटिटी में हमें बॉडी को चाहिए रहता है, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में ये चाहिए रहता है, बट ये लार्ज क्वांटिटी में चाहिए रहता है। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए रहता है ना, और ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ये लार्ज क्वांटिटी में चाहिए रहता है बॉडी के लिए। तो इसको हम कभी कभी ट्रास एलिमेंट भी बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, है ना, और इसको हम कभी कभी मेजर एलिमेंट्स भी बोलते हैं, मेजर एलिमेंट्स। ठीक है, और ये मेनली मिनरल सोर्स से आता है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये
मिनरल सोर्स से हम इसको डिराइव करते हैं, मिनरल सोर्स से ये आता है। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोथ मिनरल सोर्स से भी आता है, मिनरल सोर्स से भी आता है, और ये नॉन मिनरल सोर्स से भी आता है, नॉन मिनरल सोर्स से भी आता है। ठीक है, मिनरल सोर्स, नॉन मिनरल सोर्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके एग्जांपल्स के, एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो एग्जांपल में अगर देखेंगे तो आयरन है ना, ये एक हमारा ट्रांस एलिमेंट हो गया, कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट हो गया, कॉपर, ठीक है, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, है ना, जिंक हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, क्रोमियम, क्रोमियम, ये सारे जो होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये कुछ जैसे कि मैं बोलूं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और ये लार्ज क्वांटिटी में चाहिए रहता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरा है फैट ना, तीसरा है प्रोटीन, है ना। ये कुछ जो है एग्जांपल्स हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो इसमें ऑर्गेनिक ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट रहता है ना, कार्बन जो है इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मींस ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स दैट कंटेन कार्बन, कार्बन जो है इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और ये अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें इसका सोर्स मिलता है, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इनऑर्गेनिक की बात करें तो इसमें कार्बन का मॉलिक्यूल जो है नहीं पाया जाता, एब्सेंस ऑफ कार्बन, है ना, एब्सेंस ऑफ कार्बन। और एक ही ऐसा मॉलिक्यूल है इनऑर्गेनिक में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CO2 को छोड़ के, है ना, CO2 को छोड़ के बाकी जितने भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें कार्बन का एब्सेंट रहता है। ठीक है, तो ये हम दो तरीके से इसको बोल सकते हैं। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं। ठीक है, सीधा सीधा इसका एग्जांपल्स ले लो। प्रोटीन, प्रोटीन में आपको कार्बन देखने को मिल जाएंगे, फैट हो गया, ऑयल्स हो गया, है ना, फैट, ऑयल्स, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे में आपको कार्बन्स मिल जाएंगे। तो ये सभी जो हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना। इसमें विटामिन आ जाएगा, विटामिन, ये सारे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखेंगे तो इसको हम जब डिजल्व करेंगे वाटर में तो ये जो है जैसे कि सॉल्ट, है ना, जैसे कि सॉल्ट, एग्जांपल के तौर पर सोडियम क्लोराइड NaCl, तो ये वाटर में मिक्स हो सकते हैं, मिसिबल हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कैल्शियम, फॉस्फेट, ये सारे आ जाएंगे, कैल्शियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, तो ये डिजल्व होते हैं किसमें, वाटर में, और ये सारे सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट होते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ ऐसे ट्रेस एलिमेंट होते हैं वो भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के अंडर आते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, है ना, आयरन,
कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के अंडर आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। चलिए बात करते हैं, और एक हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एक होता है एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स, और एक होता है नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी यील्डिंग, नॉन एनर्जी यील्डिंग। ठीक है, तो एनर्जी यील्डिंग क्या होता है? ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें से एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है ना, इसलिए एनर्जी यील्डिंग। जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिएंट्स है ना, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट्स ये एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फैट हो गए और प्रोटीन हो गए, ये तीनों जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और ये कैलोरीज में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैलोरीज में, ये इसका यूनिट है, ठीक है। बट जो है क्या होता है, द बॉडी does not burn the energy made by these nutrients, then your body store the energy as fat for later use। ठीक है, जब इसका इस्तेमाल बॉडी नहीं कर पाता एनर्जी के लिए, है ना, एनर्जी कंज्यूम के लिए, अगर मान लीजिए आपका बॉडी जो है इसमें से एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, जितना भी एनर्जी हो गया, जितना भी एनर्जी उसको जरूरत है वो कंज्यूम कर लिया, और जितना एनर्जी इसमें बचा है उसको ये क्या कर लेगा, बात जो लेटर वर्क के लिए जो है अपने में स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो इसमें जो डाइट हमने पढ़ा था, तो जो एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिशन है, इसमें जो डाइट चार्ट देखेंगे तो इसमें देखा जाए तो 60% कार्बोहाइड्रेट रहता है, 60% जो है वो कार्बोहाइड्रेट रहता है। ठीक है, इसमें 12% जो है प्रोटीन मिल जाएगा, 12% प्रोटीन मिल जाएगा, और 30% फैट मिल जाएगा, 30% जो है फैट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिशन के बारे में, जैसे कि विटामिन्स। इसमें से एनर्जी जो है हमें नहीं मिलता। ठीक है, इसमें मिनरल्स भी आ जाते हैं, मिनरल्स। ठीक है, इसमें जो है एनर्जी हमें नहीं मिलता। और एक चीज है उसको हम बोलते हैं वाटर। तो ये सारे जो है नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें कैलोरीज में इसको हम जो है इसका रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिशन, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए और वाटर हो गया। ठीक है, और ये जो है कार्बन्स को कंटेन करते हैं, कार्बन्स को ये कंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये होता है नॉन एनर्जी यील्डिंग। तो विटामिन्स में आपको पता है विटामिन्स का कुछ क्लासिफिकेशन है ना, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, और लिपिड या आप बोल सकते हो फैट सॉल्युबल विटामिन्स, है ना। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स देखेंगे तो मेनली विटामिन बी और सी ये होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर में ये सॉल्युबल होते हैं। और फैट में ए, डी, ई और के, है ना, ये चार जो है ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो यहां आप समझ गए होंगे एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिशन और नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिशन। ठीक है,